अस्सलाम वालेकुम। हम आज पढ़ेंगे वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने पिछले लेक्चर्स में वर्क डन को ब्रीफली डिस्कस किया, उसकी हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स देखी, उनके फार्मूलाज देखे, ऑल पॉसिबल फार्मूलाज हमने यहाँ देखे। आज एक फार्मूला उसका रह गया था एम जी एच। आज हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड वो होता है कि ये अर्थ के अराउंड एक सरफेस होती है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, एक्ट करती है बॉडी पे। अब आप ये बताएं, एक्ट्स ऑन द बॉडी। अब ये बताएं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, जी कर रही होती है। जब जो मून होता है, मून किसके अराउंड वो करता है, मूव करता है, अर्थ के। और वो किस वजह से मूव करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब कि जो मून है वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है। अब जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी पर एक्ट नहीं करेगी वो पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। किसकी निस्बत, अर्थ की निस्बत। अब कोई भी अगर हम कोई और फोर्स ले लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जैसे ले लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स में जो जहाँ पर जिस पॉइंट पर न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जाती है, मीन न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती और न्यूक्लियर फील्ड ख़त्म हो जाता है, वो पॉइंट न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि लामहदूद है, लेकिन उस चीज़ के लिए जिसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जिसे हमने रेफरेंस बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है जो किस पर, ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी पर एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। अच्छा, तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। इसका क्या मतलब कि फोर्स तो कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड है। अब क्या चीज़ इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करेगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब हम क्या करेंगे, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। और अगर फोर्स ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमने पॉजिटिव लिया ना, इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि हम एक बॉडी को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, लिफ्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। और हम डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सपोज हम पहले यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे हम आ गए इधर, इस पॉइंट पे। अब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन मैंने क्या कहा, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये डिस्प्लेसमेंट की, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। जो चीज़ें पैरेलल होती हैं, एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। और जब एंगल 0 हो तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा कॉस 0 1 विच इज इक्वल टू एफ डी। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एफ डी नहीं होगा, यहाँ पर हम फोर्स को वेट से चेंज कर देंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी हमारे पास, वेट ऑफ द बॉडी होगा, एम जी। और डी को किससे, हाइट से हम तब्दील कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, एम जी एच, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वर्क डन नेगेटिव होता है, वो इसलिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वो अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट। अब लेट्स सपोज कि हम एक बॉडी को अपवर्ड लेकर जा रहे हैं, ये बॉडी को अपवर्ड लेकर गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड, लेकिन उस बॉडी का वेट कहाँ होगा, वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा ना। एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी
विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वो तो डाउनवर्ड होगा, और डिस्प्लेसमेंट हम उसे कहाँ कवर करा रहे हैं, अपवर्ड। तो इनके दरमियान एंगल कितना बना, 180। जब एंगल 180 होता है तब क्या होता है, हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आता है, mgh नेगेटिव बन जाएगा। फार्मूला इसी तरह बनेगा, एफ डी कॉज ऑफ 180, कॉज 180 कितना होता है, -1 एफ डी, एफ की जगह एम जी आएगा और डी की जगह एच आएगा, -mgh बन जाएगा। एम आई क्लियर। अब हम थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस क्या पढ़ा, पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। थर्ड केस ये होता है कि अगर बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल पाथ पे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली हुआ, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हो तो 90 को उठाकर इधर पुट करें, cos 90 इज इक्वल टू 0, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर बॉडी हॉरिजेंटल पाथ पे मूव करेगी, वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना है कि वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, मीन आपको कंजर्वेटिव फील्ड का क्या देना है, कॉन्सेप्ट देना है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का जहाँ पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब कांस्टेंट फील्ड। अब कांस्टेंट फील्ड कौन से होते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड्स की हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मीन के हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड की एक ये निशानी है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और दूसरी क्या है, वर्क डन इन क्लोज पाथ 0। पहली निशानी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और दूसरी वर्क डन इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ये है कंजर्वेटिव फील्ड की निशानी। कंजर्वेटिव फील्ड में जो जो फोर्स एक्ट करती है बॉडी पर, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी पर कांस्टेंट रहती है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हमारी हाइट्स होती हैं 400 मीटर तक हम मैक्सिमम कैलकुलेशंस करते हैं, वहाँ तक हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इसे किस में लेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड में लेंगे फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड को। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करेगी, और स्प्रिंग एक तीसरी फोर्स है, कौन सी, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। एक और फोर्स है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। एक और फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यूएचएस में क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, तो आपने कंजर्वेटिव पे क्लिक करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वैसे हमारे सर ने हमें बताया था कि ये कंजर्वेटिव भी होती है, नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। लेकिन जैसे हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमें नॉलेज दिया गया है उसके मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव। हमने कंजर्वेटिव पे क्लिक करना है। अगर यूएचएस में क्वेश्चन आ जाता है कि कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल, और एग्जांपल्स में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, तो आपने मैग्नेटिक फोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की एक और एग्जांपल भी है कि कंजर्वेटिव फील्ड वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास वर्क डन स्टोर हो जाता है। वर्क डन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये किसकी निशानी है, कंजर्वेटिव फील्ड की। एक और कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल ये है कि ऑल एक्शन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव, ठीक है, वो भी कांस्टेंट होती हैं। क्यों? अब इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब मैं आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताऊंगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल इसके अपोजिट होगी कि वर्क डन इन पाथ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा कंजर्वेटिव फील्ड में। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, और दूसरा वर्क डन क्या होगा? क्लोज पाथ में ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल कहाँ पे है? आपका फर्स्ट ईयर का थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है, वहाँ पर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो फोर्स हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स पे। हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं? फ्रिक्शन। अब ये बताएं कि फ्रिक्शन क्या है? एक रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ऑल एक्शन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और ऑल रिएक्शन फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स है। हमारे पास एक और है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ये भी एक रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस का आपको पता है, नॉर्मल फोर्स का मैं बता देता हूँ। नॉर्मल फोर्स वो होती है जो बॉडी के वेट के अगेंस्ट लगती है, उसको बैलेंस रखने के लिए, उसे कहते हैं हम नॉर्मल फोर्स। अब आप किसी जगह पर बैठे हैं, आपका वेट उस वहाँ पर डाउनवर्ड है, तो आपको एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, रिएक्शन के लिए अपोजिट है वो, तो वो क्या है? एक रिएक्शन फोर्स है। ये भी क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव होती है। टेंशन इन स्ट्रिंग ये भी एक रिएक्शन फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स जो होती है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद आपको एक और बात बतानी है कि कंजर्वेटिव फील्ड्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो स्टोर होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स में होता है। जब वर्क डन स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी स्टोर होगी वो कौन सा फील्ड होगा? कंजर्वेटिव। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक और है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा अगर कांस्टेंट आ रहा है तब भी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये फील्ड कौन सा है? कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट आता है और एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस वहाँ पर हम नहीं देखेंगे। इसके बाद हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक पर्सन है, एक आदमी है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर, और फोर्स वो कितना लगा रहा है? किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने में, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने में फोर्स लगा रहा है वो 5 न्यूटन, और इस फोर्स लगाने में उसका जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? 25 न्यूटन मीटर आर जाऊ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हमने एंगल कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? FD कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बताऊंगा, जिससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जहन में ही आंसर इसका देख लेंगे कि क्या होगा। अब ये देखें, यहाँ पर वर्क डन कितना है? 25, फोर्स कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कॉस थीटा। अब ये कितना हो गया? 50, 25 कॉस थीटा, 50 इधर आएगा, 25 ओवर 50 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमें थीटा चाहिए, कॉस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के। अब ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व करके हमारे पास आया। लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पता है कि वर्क डन जब थीटा 0 के इक्वल हो थीटा, तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के, और 1 जब यहाँ पुट कर दें तो क्या आंसर बचता है? FD, जो कि क्या है? मैक्सिमम वर्क है ना। तो मैक्सिमम वर्क हमारे पास कितना आ सकता है? 50, और जो वर्क हमें मिला वो कितना है? 25। 50 का क्या है? हाफ है ना। 25 50 का क्या है? हाफ। ये मैक्सिमम वर्क डन, और जो हमें वर्क डन असल में मिला वो क्या है? 25, 50 का हाफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें वो एंगल चाहिए जिस पर कॉस थीटा हाफ के इक्वल होता है, और वो एंगल क्या होता है? 60।
ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किए बगैर ही, मतलब यहाँ पर आपके 30 सेकंड लग गए होंगे सॉल्व करने में, आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, लास्ट एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस MCQ करते हैं कि एक पर्सन है, उसने एक बाल्टी उठाई हुई है, बकेट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और उसका वेट कितना है बकेट का, होल्डिंग a bucket whose weight is 60 न्यूटन, और वो पर्सन पहले 7 मीटर हॉरिजेंटल मूव करता है, ठीक है, हॉरिजेंटली 60 न्यूटन की बकेट को उठा के जाता है, उसके बाद वर्टिकली डिस्टेंस कवर करता है कितना, 5 मीटर का। अब मुझे ये बताएं कि पहले 7 मीटर में क्या वर्क होगा। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन, उसने किसको, बकेट को होल्ड किया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ नीचे लेट्स सपोज ये बकेट है, अब वो उसको ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे। अब हम बकेट ऐसे कर लेते हैं, बकेट को ऐसे लेके जा रहा है, इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड, इसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड। अब जब इसका वेट डाउनवर्ड होगा हर पॉइंट पर, तो एंगल क्या होगा, 90। इस हॉरिजेंटल पाथ में तो वर्क डन 0 हो गया हमारे पास, इस हॉरिजेंटल पाथ में वर्क डन क्या हो गया, 0। अब हमारे पास वर्क डन बचा है ये वाला, इस पे फार्मूला लगा दें mgh, क्या होगा, m हमारे पास, mg किसके इक्वल है, वेट के, वेट उसने पहले हमें दे दिया, क्या आया 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 5, विच इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड इसके सारे कंसेप्ट आ गए होंगे। वर्क हमारा ख़त्म हुआ, इसके बाद इंशाल्लाह हम पावर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन सब टॉपिक्स में से किसी में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने आपको जो इसका लिंक है अपने पेज का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।